Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you in my YouTube channel. This is your physics instructor SS Gatullah in front of you. भाई हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी एमडी केट और ई केट के लिए मेरे बच्चे। तो उसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था अबाउट वेक्टर्स, इट्स रिप्रेजेंटेशन, इट्स टाइप्स। तो उसी से ही हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं एक टाइप ऑफ वेक्टर के बेसिस के ऊपर। और वो टाइप ऑफ वेक्टर मेरे बच्चे आपके सामने लिखा पड़ा है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। मेरे बच्चे आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपने जब सेट पढ़ा होगा तो वहां पर एक टाइप ऑफ सेट होता है जिसको हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, अब नल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर मौजूद ना हो तो उसको नल सेट कहा जाता है। फिजिक्स में ऐसे ही समझ लें जैसे मैथमेटिक्स में नल सेट होता है, तो फिजिक्स में एक वेक्टर होता है जिसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहा जाता है। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है मेरे बच्चे? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ना हो इसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। अब बात यह है कि सर अगर इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? वो पॉइंट ये है कि इसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी कहने का क्या मतलब? कि कांट बी फिक्स्ड, उसका कोई अप्रोप्रिएट डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते। तो कांट बी फिक्स, इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता या स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ध्यान में रखने नल वेक्टर की बदौलत मेरे बच्चे, वो ये कि नल वेक्टर कांट बी ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। नल वेक्टर को हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने आपको कल ग्राफिकल मेथड समझाए थे, उसमें मैंने कहा था कि वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से जाहिर किया जाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। कहीं बुक्स में लिख रहा है कि नल वेक्टर को हम सिंपली एक डॉट से जाहिर करते हैं, तो डॉट भी कह सकते हैं हम इसको। तो कांट बी ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? नेक्स्ट ये है कि अगर हम किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करेंगे तो जवाब वो गिवन वेक्टर आएगा, या किसी वेक्टर से नल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो अगेन आंसर वही सेम वेक्टर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? ये वो वाहिद टाइप ऑफ वेक्टर है जो वेक्टर की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। क्योंकि हमने कल वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी हो और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये वेक्टर की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखी कि भाई ये वाइड वेक्टर है जिसका हेड और टेल कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पर हेड होगा उसी पॉइंट पर टेल होगा। सपोज करें कि ये वेक्टर है, उसकी ये हेड वाली पॉइंट है, ये टेल वाली पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जब नल वेक्टर बनेगा तो मैंने क्या कहा कि एक डॉट के साथ जाहिर किया जाएगा। अब ये स्पेसिफाई नहीं होगा कि डॉट की हेड कहाँ है, टेल कहाँ है, तो तब हम कहते हैं कि हुज हेड एंड टेल कोइंसाइड्स। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दर हकीकत एक एडिशन होती है टू नेगेटिव वेक्टर्स की। कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर्स वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर माइनस ए होगा। ये जो माइनस आया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन इसका क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो एक वेक्टर को अगर उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड किया जाएगा तो बदले में जो वेक्टर हमें मिलेगा उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो होप सो कि आपको नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जी मेरे बच्चे, हम नल वेक्टर के बाद टॉपिक पर आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, क्या उनके डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उन चीजों के ऊपर बहस करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मेरे बच्चे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी वेक्टर को एक वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगा। जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड या उसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, और जो दूसरा मेथड कहलाता है उसको हम एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो मेथड हमें बताए गए। वन इज कॉल्ड ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरे मेथड को हम एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। तो चले आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर्स होगा मेरे बच्चे।
तो ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, इन चीजों के ऊपर हम करेंगे बहस। ग्राफिकल मेथड में मैंने कल बताया था कि जब किसी वेक्टर को जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे बच्चे कुछ इस तरीके के साथ। वेक्टर जिस पर हमने एरो बनाया है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, हेड ऑफ वेक्टर, और जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, टेल ऑफ वेक्टर। हमने हेड को दूसरी पॉइंट क्या कही थी कल वाले क्लास में, टिप ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में जो हमें पहला मेथड समझाया गया वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वो क्या मेथड बताया गया, वो मेथड बताया गया हेड टू टेल मेथड, मेथड्स टू ज्वाइन अ वेक्टर्स या टू ऐड द वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने के लिए एक मेथड हमें बताया गया जिसको हेड टू टेल मेथड या टिप टू टेल मेथड या टिप टू टेल रूल भी कहा जाता है। इसके मतलब कुछ पॉइंट ध्यान में रखनी है। पहले तो सबसे पहली चीज ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में कम से कम कितने वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं मेरे बच्चे, 2। और उसके बाद हमें कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने ऐड कर सकते हैं इस मेथड के साथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन्फिनिटी होते हैं। तो एमसीक्यूज याद रखिएगा कि हेड टू टेल की बेसिस पर हम जो कम से कम वेक्टर्स ऐड करते हैं वो 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी होते हैं। जब हम कम से कम 2 वेक्टर्स ऐड करते हैं तो बदले में ये जो लॉ कहलवाता है, मतलब ये जो हमने मिनिमम 2 वेक्टर्स आपस में ऐड करे हैं, तो इसके बदले में एक लॉ बनेगा या एक मेथड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद रखिएगा कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोई न्यू लॉ नहीं है, बल्कि वो दर हकीकत हेड टू टेल रूल ही है। ठीक है, लेकिन वो तब बनेगा जब हमारे पास कम से कम कितने वेक्टर्स हों, 2 हो। लेकिन सवाल ये है कि सर अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर हमें सिंपल सा एक मेथड बताया गया जिस मेथड को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल मेथड या टिप टू टेल मेथड। लेट मी चेक कि स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जी, स्क्रीन आपके लिए विजिबल है मेरे बच्चे। तो चलें थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम ग्राफिकल मेथड का जिसको हमने हेड टू टेल रूल कहा। अच्छा, लेट सपोज ले लें कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ए गिवन है, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर गिवन है व्हिच इज बी देयर, और उसके बाद एक तीसरा वेक्टर गिवन है व्हिच इज सी देयर। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स बने। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है कौन से मेथड के तहत, हेड टू टेल मेथड। अब हेड टू टेल मेथड क्या कहता है, हेड टू टेल मेथड कहता है कि इन तीनों वेक्टर्स में से आपने कोई एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर चूज कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ए को पहला वेक्टर चूज करूंगा तो ए मेरा फर्स्ट वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं बी को चूज करूंगा तो बी की अरेंजमेंट होगी, अगर मैं सी को चूज करूंगा तो सी की अरेंजमेंट होगी। तो हेड टू टेल क्या कहता है, हेड टू टेल कहता है कि अगर आपके पास ए एक फर्स्ट वेक्टर है तो आपने पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर देना, यानी कि मिला देना है। तो हमने ये एक वेक्टर लिया मेरे बच्चे, वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के किसके साथ ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चे, टेल के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपने डायरेक्शन से इसकी चेंज नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर बी अपवर्ड है तो मैंने बी अपवर्ड बनाया है, अगर ए राइट वर्ड की तरफ है तो मैंने राइट वर्ड की तरफ बना दिया है। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसी चीज को कंटिन्यू करते जाएं। मिसाल के तौर पर अब तीसरा वेक्टर हमने सी बनाया, तो जो बी का हेड है वो सी के टेल के साथ ज्वाइन होगा। तो ये सी इसकी तरफ बना पड़ा था तो मैं सी इसकी तरफ बना पड़ूंगा, ऐसे इस तरीके के साथ। तो अब ये 3 वेक्टर्स मैंने एक दूसरे के साथ ऐड कर दिए। ठीक है, अब लास्ट हमने लाइन बनानी है, पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करनी है और आखिरी वेक्टर के हेड पर खत्म करनी है। तो पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करेंगे और आखिरी वेक्टर के हेड पर वाइंड अप करेंगे। ये जो हमने आखिरी लाइन बनाई मेरे बच्चे, इस आखिरी लाइन को क्या कहा जाता है, आर, और इस आर को हम क्या कहते हैं, इस आर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं हेड टू टेल रूल की, उसके बाद फिर रिजल्टेंट के ऊपर बहस करेंगे। तो हेड टू टेल रूल क्या है मेरे बच्चे, हेड टू टेल रूल कहता है कि ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की जो हेड है उसको ज्वाइन करेंगे विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड रिपीट इट्स। तो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, इसको रिपीट करना है। सर कितनी मर्तबा रिपीट करेंगे, जितने मर्तबा वेक्टर्स आते जाएंगे। मतलब हेड को टेल के साथ, फिर दूसरे के हेड को तीसरे के टेल के साथ, फिर तीसरे के हेड को चौथे के टेल के साथ, जितने वेक्टर्स बनते जाएंगे। उसके बाद आखिर में क्या करना है, एट द लास्ट, आपने आखिर में क्या करना है मेरे बच्चे, एट द लास्ट
ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट, जो पहला वेक्टर हो उसकी टेल को ज्वाइन करेंगे विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, जो आखिरी वेक्टर बना उसकी टेल हेड के साथ, विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब ये जो आखिरी वेक्टर बनेगा इस आखिरी वेक्टर को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग हेड टू टेल रूल। जी मेरे बच्चे, हेड टू टेल रूल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपने पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ और इसी प्रोसेस को जो है ना वो रिपीट करते जाना है। जो आखिरी वेक्टर हमारा बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा मेरे बच्चे, टेल के साथ स्टार्ट होगा, पहले की टेल के साथ और आखिर की हेड के साथ खत्म हो जाएगा। ये जो आखिरी वेक्टर हमने आर बनाया, इस आर को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इस आर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इस आर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है मेरे बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक सिंगल वेक्टर है दैट शोज, जो किस चीज को शो करेगा मेरे बच्चे, दैट शोज द इफेक्ट ऑफ, दैट शोज द इफेक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। एक अकेला वेक्टर हो, सिंगल वेक्टर है, एक अकेला वेक्टर है जो सारे वेक्टर की समेशन, सारे वेक्टर की एडिशन का इफेक्ट बता रहा है। इसमें तीन वेक्टर ऐड हुए हैं ए बी सी, इन तीनों को ज्वाइन करके हमने एक ही वेक्टर बता दिया और वो कौन सा, आर देयर। तो जो हमने आर बताया मेरे बच्चे वो रिजल्टेंट है तीन वेक्टर्स का। तो इसको लिखेंगे कि जो आर है वो दर हकीकत ए प्लस बी प्लस सी है। तो या तो मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस सी, या तो तीनों को कंबाइन करके या हटाकर हम आर लिख दें। अब ये जो आर है ये अकेला वेक्टर हो गया जो सबके समेशन का इफेक्ट बता रहा है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मेरे बच्चे रिजल्टेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, तो बात याद रखिएगा, रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है जिसका हेड हेड के साथ ज्वाइन हो, जिसका हेड हेड के साथ ज्वाइन हो और टेल टेल के साथ ज्वाइन हो। हेड हेड के साथ ज्वाइन हो, टेल टेल के साथ ज्वाइन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। सर क्या रिजल्टेंट को सिर्फ आर के साथ ही शो करते हैं, नहीं, किसी भी सिंबल के साथ शो कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं, होप सो कि आपके लिए ये चीज विजिबल हो, ये तीन वेक्टर हैं मेरे बच्चे ए बी एंड सी। अगर मैं कहूं कि इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है, तो आपने उस वेक्टर को देखना है जिसका टेल टेल के साथ ज्वाइन हो और हेड हेड के साथ ज्वाइन हो। मेरे बच्चे अगर ए को देखें तो ए की टेल टेल के साथ ज्वाइन है लेकिन हेड हेड के साथ ज्वाइन नहीं है, तो ए रिजल्टेंट नहीं है। अगर हम बी को देखें तो बी का हेड हेड के साथ ज्वाइन है लेकिन टेल टेल के साथ ज्वाइन नहीं है, तो बी रिजल्टेंट नहीं है। लेकिन अगर सी को देखें तो टेल टेल के साथ ज्वाइन है, हेड हेड के साथ ज्वाइन है, तो हम कहेंगे कि सी रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का, तो इसको हम ए प्लस बी कर सकते हैं। आपका सवाल, सर क्या ये बी प्लस ए हो सकता है, हो सकता है मेरे बच्चे। आगे चल के समझाऊंगा कि वेक्टर की एडिशन कम्यूटेटिव होती है और कम्यूटेटिव में अगर हम ऐड करके ऑर्डर को चेंज करें तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट विल बी सेम अगेन। उनकी रिजल्ट क्या बनती है मेरे बच्चे, सेम बनती है। तो दो तरीकों से यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक आपसे रिजल्टेंट पूछ सकता है और आपसे एक इक्वेशन पूछ सकता है। अब इक्वेशन कैसे पूछ सकता है, मिसाल के तौर पर आपको जो है ना वो ऐसे एमसीक्यूज दे, अगर मैं यहाँ पर इसको नोट करना चाहूँ तो ये एक वेक्टर है मेरे बच्चे, ये आर है, ये कुछ भी हो सकता है, एक नाम मैंने दे दिया, और यहाँ पर एक वेक्टर है व्हिच इज ए देयर, जिसको हमने ए कंसीडर किया, और यहाँ पर एक तीसरा वेक्टर है व्हिच इज बी देयर, ये बी कंसीडर कर दिया हमने। अब आपने बताना है कि इस गिवन ट्राइंगल की, मतलब इसको जो हमने हेड टू टेल के बेसिस पर ऐड किया है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इक्वेशन के बेसिस पर। ऑप्शन ए है मेरे बच्चे कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब r रिजल्टेंट है ए और बी का। ऑप्शन बी है मेरे बच्चे कि r बराबर है किसके, r बराबर है b प्लस ए के, ठीक है। ऑप्शन सी है कि जो r है रिजल्टेंट है मेरे बच्चा, वो किसका रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट है b माइनस ए का। और उसके बाद ऑप्शन डी हम करते हैं कि जो r रिजल्टेंट है वो है a माइनस बी का। तो इनमें से बताना है कि भाई कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन अगर मैं सॉल्व करवाऊं तो मैं क्या कहूंगा, मैं सबसे पहले इनसे रिजल्टेंट ढूंढूंगा, इनका रिजल्टेंट कौन सा है। तो अगर इनका रिजल्टेंट चेक किया जाए तो इनका रिजल्टेंट कौन सा है मेरे बच्चे, इनका रिजल्टेंट बन रहा है ए। कौन सा, ये देखें, हेड हेड के साथ, टेल टेल के साथ, तो ए रिजल्टेंट है।
ए किसका रिजल्टेंट है, बी और आर का, इसको हम कहेंगे इट इज बी प्लस आर देयर। अब ऑप्शंस में हर जगह पर आर बराबर के मतलब आर इक्वल टू दिया हुआ है, तो मैं आर को यहाँ पर सेपरेट करूंगा, तो प्लस का बी इस साइड आ जाएगा तो माइनस का, तो इक्वेशन बनी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। लिखा पड़ा है कहीं पर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो मतलब ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं इन चीजों के बेसिस पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेड टू टेल का आइडिया आ गया होगा समझ में। ज्यादातर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको आइडिया मिलता जाएगा, लेकिन हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये है मेरे बच्चे। जी मेरे बच्चे, हेड टू टेल के साथ कनेक्टेड एक दूसरा लॉ है जिसको हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं आपको, पिछले बोर्ड पर हमने कहा था कि भाई जब दो वेक्टर्स ऐड किए जाएं तो जो शेप बनती है वो ट्राइंगल बनती है, और उसको हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड, हम अगर दो वेक्टर्स आपस में ज्वाइन करें, इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड यूजिंग हेड टू टेल रूल, हम दो वेक्टर्स ज्वाइन करें मेरे बच्चे, इसके बेसिस पर यूजिंग हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल को देखकर अगर हम दो वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो बदले में जो लॉ कहलवाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा ट्राइंगुलर की डेफिनेशन के बेसिस पर। तो चलें अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाएंगे। मेरे पास ये एक वेक्टर है व्हिच इज ए, जिसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है मेरे बच्चे व्हिच इज बी देयर, इनको हमने हेड टू टेल बेसिस पर ऐड किया है। ए का हेड बी के टेल के साथ ज्वाइन है, और ये जो आखिरी लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, आर व्हिच इज अ रिजल्टेंट। तो मैं कहूंगा कि जो रिजल्टेंट है वो दो वेक्टर्स का है मेरे बच्चे, ए प्लस बी, वो एक अकेला वेक्टर है जो सब वेक्टर के समेशन का एक ही इफेक्ट बता रहा है। मेरे बच्चे जब भी वेक्टर्स आपस में एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके लिए नेसेसरी क्या है, उसके लिए नेसेसरी ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर्स का, या इस ऐसे कह लेंगे वेक्टर सम ऑफ साइड्स, ये जो तीन साइड्स हैं, जो तीन साइड्स मैंने बताई, इनका जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन है तो ये ट्रायंगल बनाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर तीनों साइड्स का वेक्टर सम, देखिए इस वेक्टर सम को हम स्केलर सम नहीं कह सकते। स्केलर सम कुछ अलग चीज है। स्केलर सम तो ऐसे है जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड किया जाता है, लेकिन ये वेक्टर सम है जिसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। कौन से, जो अभी मैंने पीछे बताया हेड टू टेल रूल। तो इनके बेसिस पर बता रहा है कि भाई ट्रायंगल तब बनेगा, ट्रायंगल तब बनेगा, लेट मी रिपीट, ट्रायंगल तब बनेगा जब उन तीनों साइड्स का, जब इन तीनों साइड्स का वेक्टर सम किसके बराबर हो, जीरो के। अगर वेक्टर सम जीरो के बराबर हो गया, अगर वेक्टर सम जीरो के बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। इसके लिए मेरे बच्चे दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। वो दो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, पहली नेसेसरी कंडीशन कहता है कि ट्रायंगल की तीन साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, और हमें पता है वैसे भी ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है, तो वो जो तीन साइड्स हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये जो तीन साइड्स हैं वो बतौर तीन वेक्टर्स हैं और वो तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई इनकी जो शेप बनेगी वो शेप क्या बनेगी, इनकी शेप बनेगी ट्रायंगल, जब इनको ऐड किया जाएगा। और ट्रायंगल के बाद इनका जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इनका जो वेक्टर सम होगा मेरे बच्चे वो किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन ये है कि वेक्टर तीन होने चाहिए, मतलब तीनों साइड्स होने चाहिए ट्रायंगल के, और तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो वो एक ट्रायंगल बनाएगा, और उनका जब वेक्टर सम निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि आपके पास तीन साइड्स हैं। कौन सी तीन साइड्स हैं, ए बी एंड सी। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, पहले केस में तीनों बराबर थे, अब तीनों बराबर नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक बड़ी साइड होगी, जाहिर सी बात है। अब मिसाल के तौर पर वो जो ए है वो बड़ी साइड है, किससे बड़ी साइड है, ए बी से भी बड़ी साइड है और ए सी से भी बड़ी साइड है। अच्छा मैं साइड कह रहा हूं लेकिन ये वेक्टर्स हैं, मतलब ये तीन वेक्टर्स हैं, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बड़ा वेक्टर है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, ठीक है मेरे बच्चे।
और इसके साथ एक दूसरी चीज भी होनी चाहिए, क्या, कि जब हम b प्लस सी को ऐड करें, मतलब जो छोटी साइड है उनको अगर हम ऐड करें तो उनका आंसर या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए किसके, बड़ी साइड के, मतलब a के बराबर होनी चाहिए। लेट मी रिपीट, तीन साइड्स होनी चाहिए a b c, आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो बड़ी साइड है वो दोनों से बड़ी है, मतलब a ग्रेटर देन b है और a ग्रेटर देन c है। इसके साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर छोटी साइड्स को आपस में ऐड किया जाए तो उनका कलेक्टिव आंसर या तो a से बड़ा हो या तो a के बराबर हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बदले में इनकी एडिशन की जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल बन गई तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो वेक्टर सम है मेरे बच्चे, इनका जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इनका वेक्टर सम जीरो के बराबर होगा। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है ट्रायंगल ऑब्टेन करने की, मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने की। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, या आपस में अगर बराबर नहीं होगी तो एक बड़ी साइड होगी दोनों से, दोनों छोटी साइड्स को आपस में ऐड करेंगे तो कलेक्टिव आंसर या तो बड़ी साइड के बराबर होगा या तो बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये नेसेसरी कंडीशन हो गई तो वो ट्रायंगुलर बनाएगा और उनका वेक्टर सम जीरो के बराबर होगा। जी मेरे बच्चे, इस एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। ये एमसीक्यूज आपके सामने लिखा पड़ा है। एमसीक्यूज क्या लिखा पड़ा है, कहता है कि which of the following vectors, इनमें से कौन से वेक्टर्स हैं, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, whose vector sum is जीरो, जिनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। अगर ऑप्शंस में देखें तो हर एक ऑप्शन में तीन वेक्टर्स गिवन है। इसका मतलब क्या है, शेप कौन सी बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब ट्रायंगल में दो नेसेसरी कंडीशन जो मैंने बताई अभी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपने ध्यान में। एक, तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए, और दूसरी अरेंजमेंट क्या थी तो वो ध्यान में रख लें। अच्छा, ऑप्शन ए में देखें 10 10 10, मतलब तीनों आपस में बराबर, तो मैं क्या कहूंगा मेरे बच्चे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर इनका ट्रायंगल बन गया तो इनका वेक्टर सम किसके बराबर होगा, जीरो के। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, ऑप्शन बी को अरेंज करके देखें। इनमें से एक बड़ी साइड है मेरे बच्चे, वो 10 है जिसको हमने ए कंसीडर किया, और 7 को हमने बी और 3 को हमने सी कंसीडर कर दिया। अब हमें पता है कि जो 10 है वो बड़ा है 7 से, मतलब ए ग्रेटर देन बी, और जो 10 है वो बड़ा है 3 से भी, मतलब ग्रेटर देन सी। फिर दोनों को ऐड करें, किसको, छोटी साइड्स को, 7 प्लस 3, तो कलेक्टिव आंसर या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होने चाहिए ए के। तो ये 7 प्लस 3 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 10। तो इसका मतलब है कि 10 के बराबर आ गया। तो यानी कि ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी वेक्टर सम जीरो दे सकता है। तीसरा क्या जवाब है, तीसरा कहता है 8 3 10। अब इसमें से 10 है वो ए है, 8 बी है और सी 3 है। इन दोनों को ऐड करें मेरे बच्चे। अच्छा, जो 10 है वो बड़ा है 8 से, हमें पता है, और 10 बड़ा है 3 से। फिर दोनों छोटी साइड्स को आपस में ऐड करें, किसको, 8 और 3 को, तो 8 प्लस 3। अब इनका कलेक्टिव आंसर निकालें, क्या निकलेगा, 11, और हमें पता है कि 11 10 से बड़ा है, तो ये भी सही है। मतलब ये भी ट्रायंगल बना सकता है, ये भी ट्रायंगल बना सकता है, ये भी ट्रायंगल बना सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो बात ये है कि अगर कभी भी इस तरीके के साथ एमसीक्यूज आ जाए जिसमें हमने तीन वेक्टर्स गिवन हो और तीन वेक्टर्स को जो है वो आपस में वेक्टर एडिशन उनकी सम जीरो के बराबर करनी हो, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो तीनों साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए, ये एनालिटिकल मेथड में समझाऊंगा कि कैसे वेक्टर सम जीरो आएगा। तो तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक बड़ी साइड होनी चाहिए जो दोनों छोटी साइड से बड़ी होनी चाहिए, और जो दोनों छोटी साइड्स हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो उनका कलेक्टिव आंसर या तो बड़ी साइड से ज्यादा हो या तो बड़ी साइड के बराबर हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऑप्शन ए है 2, 2, 2 और ऑप्शन बी है 2, 3, ठीक है मेरे बच्चे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, ठीक है, और ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब इनमें से बताना है कि इनका वेक्टर सम किसके जीरो के बराबर है, किनका वेक्टर सम जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये तो तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये हो सकता है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो 6 है वो ए है, 2 बी है और 3 सी है। तो जो 6 है मेरे बच्चे वो 2 से बड़ा हो गया, 6 3 से भी बड़ा हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन छोटे डिजिट्स को आपस में ऐड किया जाए, मतलब 2 प्लस 3, तो कलेक्टिव आंसर ना 6 के बराबर है, मतलब 5 जवाब आया, तो 5 6 से कम है, ना 6 हुआ ना 6 से बड़ा हुआ। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उन दो छोटी साइड्स को ऐड करने से उनका आंसर अगर बड़ी साइड से ज्यादा हो या उसके बराबर हो
तो वेक्टर सम 0 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। इसी लेक्चर को यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं मेरे बच्चे। इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एनालिटिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर्स। तो इनको प्रिपेयर करते जाएं, समझते जाएं इनको अंडरस्टैंड करके, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।